सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल अनीता शिक्षा पे। बच्चों, आप लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और हम आज पढ़ने वाले हैं आपके सामाजिक विज्ञान का पेपर, जिसमें आज हम पढ़ेंगे यूनिट 2 यानी भारत में राष्ट्रवाद के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रश्न से। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं उनको मैं बताना चाहूँगी कि इससे पहले भी मैंने आपके सामाजिक विज्ञान के 2 वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, यूनिट 1 का और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का, तो प्लीज़ आप लोग वो भी देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट भी जाके देख सकते हैं। और या फिर आप आरबीएससी और सीबीएसई 10th क्लास का जो प्लेलिस्ट में फ़ोल्डर है उसमें भी जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पहला क्वेश्चन है हमारा मल्टीपल चॉइस का। रॉलेट एक्ट पारित हुआ 1919 में। आपको सिर्फ आंसर्स इसलिए बता रही हूँ मैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। आंसर आप सुनेंगे तो आपकी कहीं ना कहीं दिमाग में वो आंसर्स आपको याद रहेंगे, क्योंकि अब बस 2-3 दिन बाद ही आपका एग्ज़ाम है, तो आपको हेल्प मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण भीड़ पर गोलियां चलवाने वाला कौन अधिकारी था? तो बच्चों, ये जो 13 अप्रैल 1919 को जो अमृतसर में जो जलियांवाला बाग में जो गोलियां चलवाई थी, वो जनरल डायर के द्वारा चलवाई गई थी। असहयोग खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? जनवरी 1921 में शुरू हुआ। असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी 1921 में शुरू हुआ। साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? 1928 में पहुंचा। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 को हुआ। महात्मा गांधी की नमक यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी? साबरमती से शुरू हुई थी। हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने किया था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया था? तो लाहौर अधिवेशन में मान लिया गया था। 10 अप्रैल 1930 में महात्मा गांधी के किस समर्पित साथी को गिरफ्तार किया गया? अब्दुल गफ्फार खान को गिरफ्तार किया गया। निम्न में से किस वर्ष महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे? 1915 ईस्वी में। सत्याग्रह निम्नलिखित में से क्या था? शुद्ध आत्मिक बल। चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ? बच्चों, चौरी चौरा कांड जो है 1922 में हुआ। कुछ घटनाएं नीचे दी गई हैं, उचित कला क्रमानुसार क्रम का चयन कीजिए। तो जो इसका सही क्रम है उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता देती हूँ, ताकि आप लोग किसी भी तरह की गलती ना करें। तो इसका उत्तर द है, जिसमें सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह हुआ, उसके बाद भारत अधिनियम 1919 हुआ, फिर साइमन कमीशन का भारत आना हुआ, और उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग। किस घटना से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई? जब गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा। पूना पैक्ट किन दो नेताओं के मध्य हुआ? गांधी जी व डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। निम्नलिखित में से किसने वंदे मातरम लिखा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम लिखा। ऐसे किसने आंदोलन से प्रेरित होकर भारत माता की विख्यात छवि को चित्रित किया? अवनींद्रनाथ टैगोर ने। बच्चों, ये नाम आप याद रखिएगा कि भारत माता की विख्यात छवि को किसने चित्रित किया था? अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया था। निम्नलिखित में से किसने वंदे मातरम लिखा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा। निम्नलिखित में से पंजाब केसरी का प्रकाशन किसने किया? बाल गंगाधर तिलक ने किया। राजा राम मोहन राय ने निम्नलिखित में से किसका प्रकाशन किया? देखिए, रिक्त स्थान पूर्ति संबंधी प्रश्न, यानी कि आपको यहाँ पे खाली स्थान भरने हैं। मैंने आंसर्स लिख के रखे हैं, आप देख लीजिए। भारत आने के बाद गांधी जी ने कई स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया। असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी 1921 में प्रारंभ हुआ या शुरू हुआ कह सकते हैं आप। फरवरी माह 1922 ईस्वी में चौरी चौरा कांड हुआ। 5 मार्च को गांधी इरविन समझौता हुआ। अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की छवि को चित्रित किया। ये प्रश्न पहले भी मैंने आपको बताया था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट।
1930 में अंबेडकर ने दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना की। वंदे मातरम गीत की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी। मद्रास में नटेशा शास्त्री ने द फोकलॉर्स ऑफ सदर्न इंडिया के नाम से तमिल लोक कथाओं का विशाल संकलन प्रकाशित किया। स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से अविंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की विख्यात छवि को चित्रित किया। बच्चों, मैं वैसे इंग्लिश की टीचर हूँ, इंग्लिश पढ़ाती हूँ, लेकिन ये जो क्वेश्चंस हैं ये मुझे इम्पॉर्टेंट लगे। मैंने एक सामाजिक विज्ञान की बुक में से ही आपको शेयर किए हैं। अब देखते हैं हम इसके लघुतरात्मक प्रश्न। कुछ चिन्ह और प्रतीक लोगों को एकीकृत करने में और उनसे प्रेरित होकर लोगों में राष्ट्रवाद की अनुभूति हुई। उदाहरण सहित समझाइए। भारत माता की छवि। अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की विख्यात छवि को चित्रित किया, जो कि राष्ट्र की पहचान थी। इस मातृ छवि के प्रति श्रद्धा को राष्ट्रवाद में आस्था का प्रतीक माना जाने लगा। लोक कथाएं। राष्ट्रवादियों ने लोक कथाओं को गांवों से एकत्रित किया। ये एक राष्ट्र की पहचान की वास्तविक छवि को दर्शाती थी और अतीत के गौरव की भावना को जानने में सहायक होती थी। चिन्ह और प्रतीक। राष्ट्रवादी नेता लोगों को एकजुट करने और उनमें राष्ट्रवाद की भावना भरने के लिए इस तरह के चिन्हों और प्रतीकों का प्रयोग किया करते थे, जैसे 3 रंगों का झंडा, स्वराज झंडा। अगला प्रश्न देखिए। राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने के कोई 3 कारण बताइए। 3 कारण हैं बच्चों: लोक कथा और गीत, चित्र और प्रतीक, इतिहास और उपन्यास। आप ऐसे पॉइंट्स याद कर लेंगे, फिर आप इसके अंदर क्या लिखना है वो भी आराम से लिख पाएंगे। तो लोक कथा और गीत में राष्ट्रवाद का विचार लोक कथाओं को पुनर्जीवित करने के आंदोलन से भी मजबूत हुआ। चित्र और प्रतीक। चिन्ह और प्रतीक जैसे भारत माता 3 रंगों वाले झंडे ने लोगों को एकजुट कर उनमें राष्ट्रवाद की भावना भर दी। तीसरा, इतिहास और उपन्यास। अन्य शब्दों में इतिहास की पुनर्व्याख्या राष्ट्रवाद की भावना पैदा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रतीक और चिन्ह वास्तविक राष्ट्रवाद को कैसे प्रस्तुत करते थे? स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक तिरंगा झंडा तैयार किया गया। इसमें ब्रिटिश भारत के 8 प्रांतों का प्रतिनिधित्व करते कमल के 8 फूल और हिंदुओं व मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता एक अर्धचंद्र दर्शाया गया था। बाद में गांधी जी ने स्वराज का झंडा तैयार किया। इसके मध्य में गांधीवादी प्रतीक चरखे को जगह दी गई थी, जो स्वावलंबन का प्रतीक था। तो में यह झंडा थामे चलना शासन के प्रति अवज्ञा का संकेत था। प्रश्न 4 देखिए। 20वीं शताब्दी में भारत माता की छवि के साथ भारत में राष्ट्रवाद कैसे हुआ? यह छवि सबसे पहले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा बनाई गई। 1870 में उन्होंने मातृभूमि की प्रशंसा में वंदे मातरम लिखी। अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की तस्वीर को चित्रित किया। वह शांत, गंभीर, देवी और आध्यात्मिक गुणों से युक्त दिखाई देती है। इतिहास की पुनर्व्याख्या राष्ट्रवाद की भावना पैदा करती है, समझाइए। राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने के लिए इतिहास की पुनर्व्याख्या बहुत महत्वपूर्ण थी। अंग्रेजों ने देखा कि भारतीय पिछड़े और आदिम थे। इस प्रतिक्रिया में भारतीयों ने अतीत में भारत की महान उपलब्धियों के बारे में खोज शुरू की। उन्होंने उस गौरवमयी प्राचीन युग के बारे में लिखना शुरू कर दिया, जब कला और वास्तुशिल्प, विज्ञान, हस्तकला, धर्म और संस्कृति फल फूल रहे थे। भारत माता की तस्वीर राष्ट्रवाद की भावना का उदाहरण है, समझाइए। चिन्ह और प्रतीकों ने राष्ट्रवाद की भावना और सामूहिक अपनेपन का भाव में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चित्र लोगों को राष्ट्र की पहचान में सहायक होते थे। अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की छवि को चित्रित किया। मातृ छवि को राष्ट्रवाद में आस्था का प्रतीक माना जाने लगा। स्वराज का झंडा किसने तैयार किया? इसके क्या महत्व थे? स्वराज का झंडा महात्मा गांधी ने तैयार किया। यह 3 रंगों लाल, हरा व सफ़ेद का बना था और इसके मध्य में चरखा था, जो स्वावलंबन का प्रतीक था। जुलूसों में यह झंडा थामे चलना शासन के प्रति अवज्ञा का संकेत था। शास्त्री की तमिल लोककथा के बारे में संक्षिप्त में लिखो। नटेशा शास्त्री ने द फोकलॉर्स ऑफ सदर्न इंडिया के नाम से तमिल लोक कथाओं का विशाल संकलन 4 खंडों में प्रकाशित किया। उसे विश्वास हो गया था कि लोक कथाएं राष्ट्रीय साहित्य हैं। यह लोगों के असली विचारों और विशेषताओं की सबसे विश्वसनीय अभिव्यक्ति है। मद्रास में राष्ट्रवाद का विकास हुआ, यद्यपि लोक कथाओं का पुनरुत्थान हुआ। सत्याग्रह को परिभाषित कीजिए। सत्याग्रह एक अहिंसात्मक हथियार है। महात्मा गांधी इससे प्रेरित थे।
इन्होंने पहली बार इसे साउथ अफ्रीका में विकसित किया, तत्पश्चात भारत में लागू किया। सत्याग्रह दो शब्दों का संयोजन है, सत्य अर्थात सच्चाई एवं आग्रह अर्थात बल। अतः सत्याग्रह का अर्थ उस बल से है जो कि सच्चाई एवं अहिंसा को जन्म देती है। रॉल्ट एक्ट क्या है, व्याख्या कीजिए। ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1919 में कानून एक्ट पारित किया जिसे रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। इस एक्ट के तहत किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद किया जा सकता था। उदाहरण के लिए दो भारतीय नेताओं डॉक्टर सत्यपाल एवं डॉक्टर किचलू को इस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया। महात्मा गांधी ने इस अन्यायपूर्ण कानून का विरोध किया एवं तुरंत एक हड़ताल शुरू की। खिलाफत आंदोलन से आपका क्या अभिप्राय है, समझाइए एवं बताइए कि महात्मा गांधी की इसमें क्या भूमिका रही। दूसरा क्वेश्चन एक और, खिलाफत आंदोलन हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक था, उक्त कथन की व्याख्या कीजिए। भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत खलीफा की लौकिक शक्तियों के बचाव के लिए मोहम्मद अली एवं शौकत अली के सानिध्य में हुई। आंदोलन के फलस्वरूप हिंदू व मुस्लिम एक दूसरे के निकट आए। यह एक पृष्ठभूमि थी जिसने कि इसे असहयोग आंदोलन की ओर अग्रसर किया। हिंदू मुस्लिम एकता लाने हेतु महात्मा गांधी ने इस आंदोलन का समर्थन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देहाती किसानों पर लेख लिखिए। अवध में किसानों का नेतृत्व एक सन्यासी बाबा रामचंद्र द्वारा किया गया। यह आंदोलन तालुकदारों और जमींदारों के खिलाफ था जो कि किसानों से अधिक लगान वसूल करते थे। इसमें किसानों ने लगान में छूट, बेगार खत्म करने और दमनकारी जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार करने की मांग की। यह आंदोलन 1921 में फैला तो तालुकदारों और व्यापारियों के घरों पर हमले होने लगे, बाजारों में लूटपाट होने लगी और अनाजों के गोदामों पर कब्जा कर लिया गया। बहुत सारे स्थानों पर स्थानीय नेताओं ने किसानों को गांधी जी के नाम की महिमा और उनके ऐलान के बारे में समझाया। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस क्यों ले लिया, इसका राष्ट्रवाद पर क्या प्रभाव पड़ा। 1922 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में बाजार से गुजर रहा एक शांतिपूर्ण जुलूस पुलिस के साथ हिंसक टकराव में बदल गया। इस घटना के बारे में सुनते ही महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन रोकने का आह्वान किया। इसका राष्ट्रवाद पर काफ़ी प्रभाव पड़ा, जिसकी महात्मा गांधी ने निंदा की और कहा कि यह मेरा एक दुखद फैसला था। 1919 में गांधी जी द्वारा रचित पुस्तक का नाम बताइए। उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु अंग्रेजों के विरुद्ध असहयोग की नीति क्यों अपनाई। 1919 में गांधी जी द्वारा रचित पुस्तक का नाम हिंद स्वराज था। गांधी जी ने स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध असहयोग की नीति निम्न कारणों से अपनाई, क्योंकि महात्मा गांधी को समझ आ गया था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ है और केवल इन्हीं के सहयोग से चल पा रहा है। यदि भारतीय अपना सहयोग ब्रिटिश शासन से वापस ले लें तो साल भर में यह शासन ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। कमीशन पर एक लेख लिखिए। साइमन कमीशन का गठन सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में हुआ। इस कमीशन का महत्व भारत की संवैधानिक प्रणाली की कार्यशैली का अध्ययन करना था। जब 1928 में साइमन कमीशन भारत में पहुंचा तो भारत में सभी राजनीतिक पार्टियों ने साइमन वापस जाओ के नारे के साथ उनका स्वागत किया, क्योंकि इस कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, उसमें सभी ब्रिटिश सदस्य थे। दांडी यात्रा सविनय अवज्ञा आंदोलन के शुरुआती संकेत थे, समझाइए। गांधी जी ने उनकी प्रसिद्ध दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 से गुजरात के तटीय कस्बे दांडी के साबरमती आश्रम से शुरू की। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुंच गए और वहां नमक सिद्धांत का उल्लंघन किया। जल्द ही इस ऐतिहासिक यात्रा के बाद यहां ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध देशव्यापी आंदोलन शुरू हो गया। गांधी इरविन समझौते पर लेख लिखिए। 1931 में महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौते पर दस्तखत किए गए। इसके अनुसार ब्रिटिश सरकार के सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करने के लिए सहमत हो गई और द्वितीय गोलमेज अधिवेशन में भाग लेने के लिए कांग्रेस ने सहमति दे दी। पूना पैक्ट क्या था, इसका क्या महत्व था। पूना पैक्ट में BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच दस्तखत हुए। 1932 में इस पर दस्तखत हुए। इसके अनुसार दलित वर्गों को प्रांतीय एवं केंद्रीय विधान परिषदों में आरक्षित सीटें मिल गई, परंतु उनके लिए मतदान सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में ही होना था। फिक्की का विस्तृत रूप क्या है, इसकी खोज किसने की और कब। फिक्की द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, यह 1927 में गठित हुआ। गांधी जी ने 1922 में असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला क्यों किया। गांधी जी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया क्योंकि उसी वर्ष चौरी चौरा गोरखपुर में एक शांतिपूर्ण भीड़ हिंसक हो गई और पुलिस से भीड़ गई, जिसके परिणाम स्वरूप कई पुलिसकर्मियों की मौत हो गई इस भिड़ंत में।
भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया? भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध किया क्योंकि इस आयोग की स्थापना बिना किसी भारतीय प्रतिनिधित्व के इस बात का लेखा जोखा देने के लिए की गई थी कि भारतीय संविधान कैसे काम कर रहा था। उन दो एथलीटों के नाम बताइए जिन्होंने मैक्सिको ओलंपिक 1968 में नागरिक अधिकारों का मुद्दा उठाया। मैक्सिको ओलंपिक में नागरिक अधिकारों का मुद्दा उठाने वाले दो एथलीट टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस थे। बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। 1859 का इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट बागानों में काम करने वाले मजदूरों के लिए कष्टदायक क्यों था? 1859 का अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम बागान श्रमिकों के लिए परेशानी भरा था क्योंकि बागान श्रमिकों को आधिकारिक अनुमति के बिना चाय बागानों को छोड़ने की अनुमति नहीं थी। वास्तव में लोगों को ऐसी अनुमति कम ही मिलती थी, लोगों को अपने घरों में जाने की अनुमति नहीं थी। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्यों लागू किया गया? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में स्थानीय भाषा के समाचार पत्रों को ऐसी भाषा भी सामग्री प्रकाशित करने से प्रतिबंधित करने के लिए पारित किया गया था जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ असंतोष की भावनाओं को उत्तेजित कर सकती थी। गुलामगिरी पुस्तक 1871 में ज्योतिबा फुले ने क्यों लिखी थी? ज्योतिबा फुले ने 1871 में गुलामगिरी किताब लिखी थी। इसमें अमेरिका में अश्वेत गुलामों की स्थिति को भारत में निचली जातियों के लोगों के साथ जोड़ा गया था। हल्दिया समुद्री पतन क्यों स्थापित किया गया था? हल्दिया बंदरगाह को कोलकाता बंदरगाह पर दबाव कम करने के लिए एक सहायक बंदरगाह के रूप में स्थापित किया गया था। इसे हल्दिया शहर के निकट भारी माल ढोने के लिए विकसित किया गया था। शहरों में असहयोग आंदोलन धीरे धीरे क्यों धीमा हो गया, समझाइए। खादी का कपड़ा अक्सर बड़े पैमाने पर उत्पादित मिल के कपड़े से अधिक महंगा होता था और गरीब लोग इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। ब्रिटिश संस्थाओं के बहिष्कार ने एक समस्या खड़ी कर दी। छात्र और शिक्षक छल से सरकारी स्कूल जाने लगे। फरवरी 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय क्यों किया? कोई दो कारण स्पष्ट कीजिए। असहयोग आंदोलन को वापस लेने के कारण इस प्रकार थे। पहला, कुछ आंदोलनकारियों ने चौरी चौरा गोरखपुर उत्तर प्रदेश में एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी जिसमें 21 पुलिसकर्मी जलाकर राख कर दिए गए थे। गांधी जी ने महसूस किया कि भारत के लोग जनसंघर्ष के राष्ट्रव्यापी आंदोलन के लिए तैयार नहीं थे और उन्हें लगा कि उन्हें आंदोलन वापस लेना चाहिए। आंदोलन में व्यवसायी वर्गों की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। अपने व्यापार के विस्तार को लेकर प्रतिबद्ध व्यापारिक वर्गों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का समर्थन किया और व्यापारिक गतिविधियों को प्रतिबंधित करने वाली औपनिवेशिक नीतियों के खिलाफ विरोध किया। वे विदेशी वस्तुओं के आयात के खिलाफ सुरक्षा चाहते थे और 1 रुपया 1 स्टर्लिंग मुद्रा का अनुपात चाहते थे जो आयात को हतोत्साहित करेगा। उपनिवेश नीतियों के खिलाफ व्यापारिक वर्गों को संगठित करने के लिए उन्होंने 1920 में भारतीय औद्योगिक और वाणिज्यिक कांग्रेस और 1927 में फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का गठन किया। सत्याग्रह का क्या अर्थ है? सत्याग्रह का अर्थ है सत्य के लिए आग्रह। यह अत्याचारी के खिलाफ जन आंदोलन का अहिंसक तरीका है। सत्याग्रह के विचार से सत्य की शक्ति पर बल दिया। 1921 में स्वराज ध्वज को किसने तैयार किया था? इस स्वराज ध्वज की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। 1921 में गांधी जी ने स्वराज ध्वज को तैयार किया था। इसे तिरंगा लाल, हरा और सफ़ेद रंगों से भरा गया था और केंद्र में एक चरखा था जो गांधी जी के स्वयं सहायता के विचार का प्रतिनिधित्व करता था। मार्च के दौरान ध्वज को उठाना, इसे ऊपर उठाना अवज्ञा का प्रतीक बन गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन असहयोग आंदोलन से अलग था। इन दोनों आंदोलनों के बीच मुख्य अंतर इस प्रकार है। पहला देखिए, 1921 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था, लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू किया गया था। असहयोग आंदोलन मध्यम वर्ग की भागीदारी के साथ शुरू हुआ, जबकि सविनय अवज्ञा आंदोलन को पहले उद्योगपतियों जैसे जीडी बिरला, पुरुषोत्तम दास ठाकुर आदि का समर्थन प्राप्त था। खलीफा मुद्दे के कारण मुस्लिम समुदाय ने बड़े पैमाने पर असहयोग में भाग लिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी और हिंदू महासभा की बढ़ती नज़दीकियों ने मुसलमानों को सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने से रोक दिया। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान किस प्रकार का झंडा तैयार किया गया था? इसकी मुख्य विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान लाल, हरे और पीले रंगों के साथ एक तिरंगा झंडा तैयार किया गया था। इसमें 8 कमल थे जो 8 प्रांतों का प्रतिनिधित्व करते थे और एक अर्धचंद्राकार हिंदू और मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता था। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे और इम्पॉर्टेंट भी हैं।
तो प्लीज़ आप इनको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपका अपलोड करने वाली हूँ मैप्स का, तो आप लोग वो भी ज़रूर देख लीजिएगा कि कौन कौन से मैप्स में लोकेशंस आ सकती हैं आपको भरने के लिए। तो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है वो वीडियो भी। और अगर ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया हो, हेल्प मिली हो, तो जाने से पहले वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। और जो भी बच्चा इस वीडियो को देखता है, प्लीज़ अपने क्लास के स्टूडेंट्स को, जो भी आपका ग्रुप बना हुआ है उसमें ज़रूर शेयर करें और उन्हें भी बताएं कि बहुत हेल्पफुल है। उनके नंबर अच्छे आ सकते हैं, जो कमज़ोर बच्चे हैं वो पास हो सकते हैं, तो प्लीज़ आप उनको भी शेयर करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।